gonna नमस्ते kill us. दोस्तों, Run! स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और खौफनाक एपिसोड में। आज की कहानी आपको शहरों की चकाचौंध से दूर हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के उन रहस्यमयी जंगलों में ले जाएगी, जहां दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। हम अक्सर पहाड़ों पर सुकून की तलाश में जाते हैं। ठंडी हवाएं, ऊंचे देवदार के पेड़ और बर्फ से ढके पहाड़ हमें अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन दोस्तों, इन्हीं पहाड़ों के बीच कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो सदियों से शापित है, जहां स्थानीय लोग भी दिन ढलने के बाद कदम रखने से डरते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही ट्रैकर की है जिसका नाम विक्रम था। विक्रम दिल्ली का एक निडर और साहसी युवक जो अनजाने रास्तों को खोजने का शौक रखता था। लेकिन उसकी यह आखिरी खोज एक ऐसी गलती साबित हुई जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है काला जंगल और वहां रहने वाली रक्त पिशाचिनी की। तो हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए उस खौफ को महसूस करने के लिए जो विक्रम ने उस काली रात में महसूस किया था। कहानी शुरू होती है अक्टूबर के महीने में। विक्रम अपनी एसयूवी से उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से आगे एक छोटे से कस्बे लोहार खेत पहुंचा। उसका लक्ष्य था पिंडारी ग्लेशियर के रास्ते से हटकर एक ऐसे अनछुए इलाके में जाना जिसके बारे में उसने इंटरनेट पर कुछ पुराने ट्रेवल ब्लॉग्स में पढ़ा था। काफनी का काला जंगल। कहा जाता है कि काफनी बुग्याल घास का मैदान के रास्ते में एक ऐसा घना जंगल पड़ता है जहां ओक और बुरांश के पेड़ इतने घने हैं कि वहां हमेशा एक अजीब सा अंधेरा छाया रहता है। लोहार खेत पहुंचकर विक्रम ने एक स्थानीय गाइड की तलाश शुरू की। गांव के लोग वैसे तो मिलनसार थे, लेकिन जैसे ही विक्रम ने काला जंगल जाने की बात कही, सबके चेहरों का रंग उड़ गया। ढाबे पर बैठे बुजुर्गों ने अपनी हुक्का पीना बंद कर दिया और उसे घूरने लगे। एक बुजुर्ग जिनका नाम बिशन सिंह था, विक्रम के पास आए। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। बेटा, बिशन सिंह ने कांपती आवाज में कहा, तुम शहर के लोग हो, तुम्हें इन पहाड़ों के नियमों का नहीं पता। ग्लेशियर जाओ, बुग्याल जाओ, लेकिन उस काले जंगल की तरफ मुड़कर भी मत देखना। वह इंसानों की जगह नहीं है। विक्रम हंस पड़ा। उसने कहा, बाबा, मैं इन भूत प्रेतों की कहानियों में विश्वास नहीं करता। मुझे बस एडवेंचर चाहिए। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। बिशन सिंह ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने बताया कि उस जंगल में रक्त पिशाचिनी का साया है, एक ऐसी चुड़ैल जिसके पैर उल्टे हैं और जो खून की प्यासी है। उन्होंने बताया कि सालों पहले वहां चरवाहे अपनी भेड़ों को लेकर जाते थे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि भेड़ें वापस आ गईं, मगर चरवाहे कभी नहीं लौटे। उनकी लाशें तक नहीं मिली, सिर्फ उनके फटे हुए कपड़े और खून के धब्बे पेड़ों पर लटके मिले। लेकिन विक्रम के सिर पर तो धुन सवार थी। उसने उन चेतावनियों को स्थानीय अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया। काफी मशक्कत और बहुत सारे पैसों का लालच देने के बाद एक युवा स्थानीय लड़का जिसका नाम मोहन था उसके साथ जाने को तैयार हुआ। मोहन को पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में भी मौत का डर साफ दिख रहा था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वे सभ्यता से दूर होते गए, रास्ता संकरा और पथरीला होता गया। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और एक अजीब सी खामोशी छाने लगी थी। पक्षियों की चहचहाट धीरे धीरे बंद हो गई। दोपहर होते होते वे उस इलाके के मुहाने पर पहुंच गए जिसे स्थानीय लोग काला जंगल का प्रवेश द्वार मानते थे। वहां का माहौल सचमुच अलग था। पेड़ असामान्य रूप से टेढ़े मेढ़े थे। उनकी शाखाएं जैसे किसी दर्द में ऐंठी हुई हों। जमीन पर सूखी पत्तियों की इतनी मोटी परत थी कि हर कदम पर एक तेज चर्र की आवाज होती थी जो उस सन्नाटे में किसी धमाके जैसी लगती थी। मोहन ने वहीं रुककर एक छोटे से पत्थर के मंदिर पर सिर झुकाया और कुछ मंत्र बुदबुदाए। उसने अपनी जेब से लाल रंग का एक धागा मौली निकाला और विक्रम की कलाई पर बांध दिया। साहब, मोहन ने धीमी आवाज में कहा, अब हम उसकी सीमा में हैं। ऊंची आवाज मत करना और कुछ भी अजीब दिखे या सुनाई दे तो उसकी तरफ जाना मत, बस चलते रहना। विक्रम ने उसकी घबराहट को महसूस किया, लेकिन उसने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। उसने अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, ये सोचकर
कि वह अपने चैनल के लिए कुछ अद्भुत फुटेज कैप्चर करेगा। उसे नहीं पता था कि वह अपनी मौत को रिकॉर्ड करने जा रहा था। वे जंगल में दाखिल हुए। अंदर का तापमान बाहर से कम 10 डिग्री कम था। सूरज की रोशनी अब पेड़ों की कैनोपी को चीरकर नीचे नहीं आ पा रही थी। एक मटमैली, धुंधली रोशनी थी जिसमें सब कुछ डरावना लग रहा था। जैसे-जैसे वे गहराई में बढ़ते गए, विक्रम को एक अजीब-सा एहसास होने लगा। उसे लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। ये कोई जानवर नहीं था। ये एक ऐसी नज़र थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। लगभग 2 घंटे की चढ़ाई के बाद मौसम अचानक बदल गया। जो आसमान सुबह साफ नीला था, वह अब काले भारी बादलों से ढक गया। पहाड़ों में मौसम बिना चेतावनी के बदलता है, लेकिन यह बदलाव कुछ ज्यादा ही अप्राकृतिक था। हवा तेज हो गई और सूखी पत्तियां बवंडर की तरह उड़ने लगी। मोहन घबरा गया। साहब, ये बुरा संकेत है। हमें वापस लौटना चाहिए। रात होने से पहले हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा। अब वापस लौटना संभव नहीं है मोहन, विक्रम ने जीपीएस देखते हुए कहा। हम आधे रास्ते आ चुके हैं। आगे एक पुरानी चरवाहों की छानी, पत्थर की झोपड़ी है। हम वहां रात बिताएंगे और सुबह मौसम साफ होते ही निकल जाएंगे। मोहन ने विरोध किया, लेकिन विक्रम नहीं माना। वे आगे बढ़े। तभी विक्रम को कुछ अजीब दिखाई दिया। रास्ते के किनारे एक विशाल ओक के पेड़ के तने पर गहरे लाल रंग के निशान थे, जैसे किसी ने पंजों से खरोंचा हो। और उन निशानों से गाढ़ा, चिपचिपा तरल रिस रहा था, जो खून जैसा लग रहा था। विक्रम ने अपना कैमरा उस तरफ घुमाया। मोहन, ये देखो, ये क्या है? क्या किसी भालू ने किया है? मोहन ने उस पेड़ की तरफ देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह बिना कुछ बोले तेजी से आगे बढ़ने लगा। साहब, मत देखो उसकी तरफ, जल्दी चलो। विक्रम उसके पीछे भागा। अरे, बताओ तो सही, क्या हुआ? मोहन ने रुककर हाँफते हुए कहा। वो निशानी है साहब। वह बता रही है कि वह जाग चुकी है। वह जानती है कि हम यहाँ हैं। शाम ढलने लगी थी और अंधेरा गहराने लगा था। जंगल अब और भी भयानक रूप ले चुका था। पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर राक्षसों जैसी लग रही थीं। दूर कहीं से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई महिला रो रही हो, लेकिन उसकी आवाज हवा के झोंकों में दब गई। क्या तुमने वो सुना? विक्रम ने पूछा। मैंने कुछ नहीं सुना साहब, बस चलो। मोहन अब लगभग दौड़ रहा था। आखिरकार वे उस पुरानी छानी तक पहुंच गए। ये पत्थरों और स्लेट की छत से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसका इस्तेमाल दशकों पहले भेड़ों के चरवाहे गर्मियों में किया करते थे। अब यह आधी टूटी फूटी हालत में थी। दरवाजे के नाम पर सिर्फ लकड़ी का एक भारी तख्ता था। वे अंदर घुसे। अंदर धूल और जानवरों की लीद की बदबू थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई। कोने में कुछ पुराने बर्तन और जली हुई लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। उन्होंने जल्दी से एक कोने को साफ किया और अपना स्लीपिंग बैग बिछाया। मोहन ने झोपड़ी के बीच में एक छोटी सी आग जलाई। आग की रोशनी में उनके चेहरे पर नाचती परछाइयां डरावनी लग रही थीं। बाहर तूफान शुरू हो चुका था। हवाएं झोपड़ी की दीवारों से टकराकर डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों अदृश्य हाथ उस झोपड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हों। रात के 10 बज चुके थे। थकान के बावजूद दोनों की आंखों से नींद गायब थी। मोहन लगातार अपने इष्ट देवता का मंत्र जाप कर रहा था। तभी तूफान की आवाजों के बीच एक नई आवाज सुनाई दी। छन छन छन। ये बहुत धीमी मगर स्पष्ट आवाज थी, जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा हो। ये आवाज झोपड़ी के बाहर से आ रही थी। विक्रम एकदम सीधा बैठ गया। मोहन, ये पायल की आवाज यहाँ जंगल के बीच में कौन? मोहन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। साहब, मैंने कहा था ना, वो आ गई है। अपनी टॉर्च बंद कर दो, बिल्कुल आवाज मत करना। विक्रम ने टॉर्च बंद कर दी। अब सिर्फ आग की धीमी रोशनी थी। छन छन छन। आवाज अब झोपड़ी के बिल्कुल करीब आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई झोपड़ी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कदमों की आहट सूखी पत्तियों पर साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वे कदम किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। वे भारी थे और उनके साथ एक अजीब सी घिसटने की आवाज थी। अचानक वह आवाज झोपड़ी के उस छोटे से छेद के पास आकर रुक गई, जो कभी खिड़की हुआ करता था। अब उसे पत्थरों से भर दिया गया था,
लेकिन बीच में थोड़ी सी दरारें थीं। विक्रम की सांसें अटक गईं। उसने उन दरारों से बाहर देखने की कोशिश की। बाहर घुप अंधेरा था, लेकिन जब बिजली कड़की तो उस 1 सेकंड की रोशनी में विक्रम ने जो देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। उस दरार के ठीक बाहर एक चेहरा था, एक औरत का चेहरा। उसकी त्वचा सड़ी हुई लकड़ी की तरह काली और झुर्रियों वाली थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उनमें कीचड़ और टहनियाँ फंसी थीं। उसकी आंखें उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे, जिनमें एक लाल रंग की चमक थी। और सबसे भयानक बात, वह मुस्कुरा रही थी। एक ऐसी मुस्कान जो उसके पूरे चेहरे को चीर रही थी, जिसमें नुकीले पीले दांत दिख रहे थे। विक्रम के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि मोहन ने उसका मुंह अपने हाथ से दबा दिया। मोहन खुद पूरी तरह सौ कांप रहा था। श्श! मोहन ने इशारा किया। बाहर खड़ी वह चीज अब झोपड़ी के दरवाजे को खुरचने लगी। खर्र, 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 जैसे लंबे नाखूनों से लकड़ी को छीला जा रहा हो। फिर एक आवाज आई। ये आवाज ना तो मर्द की थी ना औरत की। ये एक ऐसी आवाज थी जो सीधे पाताल से आ रही थी, भारी, गूंजती हुई और बेहद ठंडी। दरवाजा खोलो। मोहन, मैं भूखी हूं। वह चीज मोहन का नाम जानती थी। मोहन फूट फूट कर रोने लगा। हे गोलू देवता, रक्षा करो। हे नंदामा, रक्षा करो। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। बाहर खड़ी चुड़ैल अब हंसने लगी। उसकी हंसी हवा के झोंकों से भी तेज थी। तुम्हारे देवता यहां नहीं आते मोहन, ये मेरा इलाका है, सदियों से मेरा है। विक्रम का शहर का सारा आत्मविश्वास गायब हो चुका था। वह अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने झोपड़ी में इधर उधर देखा। उसे कोने में एक पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी दिखाई दी, जो शायद किसी चरवाहे ने छोड़ दी होगी। उसने धीरे से उसे उठा लिया। दरवाजे पर दबाव बढ़ने लगा। वह लकड़ी का तख्ता चरमराने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल टूट जाएगा। तभी झोपड़ी के अंदर का तापमान शून्य से भी नीचे चला गया। आग जो जल रही थी अचानक बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में विक्रम ने महसूस किया कि झोपड़ी के अंदर वे अकेले नहीं थे। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई। बीम सीधे दरवाजे पर पड़ी। लकड़ी का तख्ता अपनी जगह से हिल चुका था, और उस थोड़ी सी खुली जगह से एक हाथ अंदर आ रहा था। वह हाथ बहुत लंबा था। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से मुड़ी हुई थीं, और नाखून जानवरों के पंजों जैसे थे। उस हाथ पर वही लाल चिपचिपा तरल लगा था जो उन्होंने पेड़ पर देखा था। विक्रम ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी उस हाथ पर दे मारी। एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। ये चीख इतनी तेज थी कि झोपड़ी की छत से धूल झड़ने लगी। वह हाथ तेजी से बाहर खींच लिया गया। साहब, आग, आग जलाओ, मोहन चिल्लाया। वह आग से डरती है। विक्रम ने पागलों की तरह अपनी जेब से लाइटर निकाला और बुझी हुई लकड़ी को फिर से जलाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद एक छोटी सी लौ जली। उसने उसमें अपनी जैकेट और जो भी जलने लायक सामान मिला डाल दिया। आग भड़क उठी। आग की रोशनी होते ही बाहर का शोर थोड़ा कम हुआ, लेकिन वे जानते थे कि वह अभी भी वहीं है। रात के उस पहर में जब मौत दरवाजे पर खड़ी थी, मोहन ने विक्रम को उस जगह का असली सच बताया। साहब, मोहन ने कांपते हुए कहा, किशन काका सही कह रहे थे। ये कोई साधारण भूत नहीं है, ये रक्त पिशाचिनी है। उसने बताया कि 100 साल पहले ये जंगल इतना घना नहीं था। यहाँ पास में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक औरत रहती थी जिसे लोग डायन मानते थे, क्योंकि वह जड़ी बूटियों से इलाज करती थी और अकेले रहती थी। 1 साल भयंकर सूखा पड़ा। गांव के तांत्रिक ने कहा कि अगर उस डायन की बलि दी जाए तो बारिश होगी। गांव वालों ने उस निर्दोष औरत को इसी जगह पर पकड़ा, उसे बहुत प्रताड़ित किया, और अंत में इसी छानी के पास एक पुराने ओक के पेड़ पर उसे उल्टा लटका दिया और जिंदा जला दिया। मरते समय उस औरत ने पूरे इलाके को श्राप दिया था। उसने कहा था कि उसका खून इस जमीन में मिलेगा, और वह तब तक शांत नहीं होगी जब तक इस जंगल में आने वाले हर इंसान का खून नहीं पी लेती। उसके मरने के बाद गांव में महामारी फैली और सब मर गए। गांव उजड़ गया, लेकिन उसका साया यहीं रह गया। वह निशानी जो हमने पेड़ पर देखी थी, मोहन ने बताया, वह उसी का खून है। वह हर अमावस्या के आसपास जागती है, और आज आज अमावस्या की ही रात है। विक्रम को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने अपने एडवेंचर के चक्कर में अपनी और मोहन की जान खतरे में डाल दी थी। अचानक
छत के ऊपर से चलने की आवाजें आने लगीं। वह अब छत पर थी। स्लेट के पत्थर खिसकने लगे। वह ऊपर से अंदर आने की कोशिश कर रही थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, विक्रम ने कहा। अगर हम यहाँ रुके तो वह हमें मार डालेगी। कहाँ जाएंगे साहब? बाहर अंधेरा है, तूफान है और वह है। सुबह होने वाली है। अगर हम किसी तरह जंगल की सीमा तक पहुंच गए तो शायद बच जाए। वह अपनी सीमा से बाहर नहीं जा सकती, है ना? विक्रम ने उम्मीद से पूछा। मोहन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है। तभी छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा और उसके साथ ही वह खौफनाक आकृति झोपड़ी के अंदर कूद पड़ी। आग की रोशनी में विक्रम ने उसे पूरी तरह देखा। वह 7 फीट लंबी थी। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा था जिस पर सड़ी हुई खाल लिपटी थी। उसने फटे हुए लाल कपड़े पहने थे जो शायद कभी साड़ी रही होगी। और सबसे भयानक बात जो कहानियों में सुनी थी वह सच थी। उसके पैर सचमुच पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उसने अपनी लाल चमकती आंखों से विक्रम को देखा और उसकी तरफ झपटी। विक्रम ने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई, लेकिन वह हवा में ही रह गई। उस पिशाचिनी ने एक झटके में विक्रम को उठाकर दीवार पर दे मारा। विक्रम का सिर पत्थर से टकराया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह मोहन की तरफ मुड़ी जो कोने में दुब का मंत्र पढ़ रहा था। तुम्हारे मंत्र मुझे नहीं रोक सकते, पुजारी के बेटे, उसने अपनी गिड़गिड़ाती आवाज में कहा। विक्रम ने धुंधली आंखों से देखा कि वह मोहन के गले की तरफ बढ़ रही है। उसे कुछ करना था। उसकी नजर आग के पास पड़े एक जलते हुए लकड़ी के बड़े टुकड़े पर पड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी, उठा और उस जलती हुई लकड़ी को उठाकर पिशाचिनी की पीठ पर दे मारा। उसके फटे हुए कपड़ों ने तुरंत आग पकड़ ली। वह दर्द और गुस्से से चीखी। उसने मोहन को छोड़ दिया और विक्रम की तरफ मुड़ी। उसका चेहरा अब गुस्से से और भी भयानक हो गया था। भागो मोहन, दरवाजे से बाहर निकलो, विक्रम चिल्लाया। मोहन दरवाजे की तरफ लपका और उस भारी तख्ते को धकेलकर बाहर गिरा दिया। दोनों लड़खड़ाते हुए बाहर तूफान में निकले। बाहर बारिश हो रही थी और हवा बर्फीली थी, लेकिन अंदर की मौत से यह बेहतर था। वे पागलों की तरह जंगल के रास्ते पर दौड़ने लगे। उनके पीछे ऐसा लग रहा था कि यह रात कभी खत्म नहीं होगी। जंगल का रास्ता अंतहीन लग रहा था। दौड़ते दौड़ते मोहन का पैर एक पेड़ की जड़ में फंस गया और वह बुरी तरह गिरा। उसके टखने से कड़क की आवाज आई। साहब, मैं नहीं चल पाऊंगा, तुम जाओ। मोहन दर्द से करा उठा। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ दूरी पर 2 लाल आंखें अंधेरे में उनकी तरफ बढ़ रही थीं। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। विक्रम ने मोहन को कंधे का सहारा देकर उठाया और उसे घसीटते हुए आगे बढ़ा। वे अब बहुत धीरे चल पा रहे थे। पिशाचिनी की आवाजें अब बिल्कुल करीब आ गई थीं। विक्रम उसके सड़े हुए मांस की बदबू महसूस कर सकता था। बस थोड़ा और मोहन, बस थोड़ा और। विक्रम खुद को हिम्मत दे रहा था। तभी सामने उन्हें जंगल का छोर दिखाई दिया। पेड़ों की सघनता कम हो रही थी और पूर्व दिशा में आसमान का रंग हल्का नीला होने लगा था। भोर होने वाली थी। ये देखकर पिशाचिनी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक आखिरी छलांग लगाई। विक्रम ने महसूस किया कि एक ठंडे नुकीले पंजे ने उसकी पीठ को खरोंच दिया है। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरी के कुछ मीटर दौड़कर पार किए और जंगल की सीमा से बाहर खुली घास के मैदान पर गिर पड़े। उसी पल सूरज की पहली किरण पहाड़ की चोटी से टकराई। जंगल के अंदर से एक ऐसी गगनभेदी निराशाजनक चीख सुनाई दी जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। वह पिशाचिनी सीमा पर खड़ी थी। सूरज की रोशनी उस तक पहुंच रही थी। जैसे ही रोशनी उसे छुई, उसका शरीर धुएं की तरह उड़ने लगा। वह चीखती रही जब तक कि वह पूरी तरह से छाया में विलीन नहीं हो गई। विक्रम और मोहन वहीं घास पर लेटे रहे, बारिश में भीगते हुए, हाँफते हुए। वे जिंदा थे। दोस्तों, विक्रम और मोहन किसी तरह गिरते पड़ते लोहार खेत वापस पहुंचे। गांव वालों ने जब उनकी हालत देखी तो वे समझ गए कि क्या हुआ है। विशन सिंह ने विक्रम की पीठ पर लगे जख्मों का इलाज किया जो महीनों तक ठीक नहीं हुए। मोहन का पैर टूट चुका था और उसे ठीक होने में लंबा समय लगा, लेकिन शारीरिक चोटों से ज्यादा गहरी चोट उनके दिमाग पर लगी थी। विक्रम ने उस रात के बाद कभी कोई एडवेंचर ट्रिप प्लान नहीं की।
उसने अपना ट्रैवल चैनल बंद कर दिया। वह कैमरा जिसमें उस रात की शुरुआत की कुछ रिकॉर्डिंग थी, वह उसी जंगल में कहीं गिर गया था और विक्रम की हिम्मत नहीं थी कि वह वापस जाकर उसे लाए। वह आज भी दिल्ली में रहता है, लेकिन अब वह अंधेरे से डरता है। रात को सोते समय वह हमेशा एक हल्की लाइट जलाकर रखता है और कभी-कभी जब शहर के शोर के बीच सन्नाटा छा जाता है, तो उसे आज भी अपने कानों में वह पायल की आवाज़ सुनाई देती है। छन, छन, छन। तो दोस्तों, यह थी कहानी काला जंगल और रक्त पिशाचिनी की। याद रखिए, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान का जाना वर्जित होता है। प्रकृति और पुरानी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए, नहीं तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और डर का एहसास हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उनके साथ जो खुद को बहुत बहादुर समझते हैं। और ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अंधेरे में अकेले न जाएं।